नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदय भान सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही रोचक और सुंदर कहानी, जो बेताल पच्चीसी की छठे भाग से ली हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो इस रोचक सफर पर ले जाने के लिए मैं आप लोगों को तैयार हूं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जब बेताल दोबारा से उसी पेड़ पर लटक जाता है तो राजा कई प्रयास हो जाते हैं करते हुए। तो कई प्रयासों के बाद जब राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया, वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगे तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर देता है। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा कि एक समय की बात है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि उस समय बेताल ने भी हमारे चैनल को नाम लिया था और चैनल को स्पॉन्सरशिप कर रहे थे। इसी के साथ कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के एक नगर में गंधर्व सेन नाम का एक युवक रहता था। गंधर्व सेन की कदकाठी बहुत ही आकर्षक थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उससे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन गंधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखती रह जाती थी। गंधर्व सेन किसी की तरफ नहीं देखता और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। वह मंदिर काली मां का मंदिर था। गंधर्व सेन काली मां का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर दिन मां काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गंधर्व सेन को बहुत ही सुंदर लगी। गंधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगता है। उसे लड़की के साथ बात करने का कोई रास्ता नहीं सोचता। एक दिन उसने काली मां के मंदिर में पूजा करते हुए ये प्रतिज्ञा ले ली कि अगर वो लड़की उसकी हो जाती है तो वो काली मां के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व ने खाना पीना सब छोड़ देता है, सब भूल चुका होता है। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। इसका परिणाम ये हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो जाता है। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की के से अगर उसका विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्व सेन से कर दें। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था जो उसने काली मां के मंदिर में ली थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है, अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी कहे जाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली माता के मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मित्र देवदत्त को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर के अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। गंधर्व सेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने चला जाता है। देवदत्त और गंधर्व सेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं।
बहुत समय तक जब गंधर्व सेन बाहर नहीं आता तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गंधर्व सेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली मां को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन नहीं करेगा कि गंधर्व सेन ने अपनी हत्या खुद की है। सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वो उसकी पत्नी से विवाह कर सके। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गंधर्व सेन की तलवार से अपना भी सर काट लिया। दोस्तों, थोड़े समय बाद गंधर्व सेन की पत्नी सोचती है कि ये दोनों लोग अभी तक क्यों नहीं आए, तो वो अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने के लिए मंदिर आती। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर वो बहुत डर जाती। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही मां काली प्रकट हो जाती है। मां काली ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए माता, बस यही वरदान मुझे चाहिए। काली मां बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गंधर्व सेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गंधर्व सेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है? कौन है उस लड़की का पति? विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वो चुप रहते तो बेताल उनका सिर धड़ से अलग कर देता। इसलिए विक्रमादित्य बोले, दोस्तों, इस कहानी का आप लोगों के अनुमान से कौन सा व्यक्ति अब उसका पति होगा? तो देरी ना करते हुए मैं ही आप लोगों को बताता हूं जो राजा विक्रमादित्य ने इस कहानी के द्वारा बताया कि उसका पति कौन। तो विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए देवदत्त उस लड़की का पति होगा, क्योंकि उसके धड़ पर गंधर्व सेन का मस्तिष्क वाला शीशा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। तो दोस्तों, यही सिलसिला चलता रहेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में बेताल 25 का जो 7वां एपिसोड है वो कल हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है, इसलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से ही होती है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।